ऑलराइट गाइस, मिशन 2026 वन डे वन टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज न्यूक्लियर लॉस। तो मैंने न्यूक्लियर के न्यूक्लियर के पीछे तो मैं हाथ धो के पड़ा था। आपको न्यूक्लियर पावर के रिगार्डिंग टोकामैक क्या है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या है, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, फ्यूजन क्या है, फ्यूजन टेक्नोलॉजी क्या है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या चीज इस्तेमाल की जाती है, मोनाजाइट सैंड्स जो रिजर्व्स हैं हमारे उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में बहुत सारी वीडियोस की हैं। अब एक ही एस्पेक्ट रह गया था इसका, एंड दैट वाज इंडियाज न्यूक्लियर लॉस, कि कैसे इंडिया अपने न्यूक्लियर लॉस को क्या कर रहा है, डील कर रहा है, और कौन से ऐसे लॉ हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी को रेगुलेट कर रहे हैं। समझ लीजिए, क्या इंडिया को जो कानून है वो अलाउ करता है फॉरेन कंपनीज को कि यहां पर आके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट कर लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है, प्लांट्स लगाना अलाउड है, यहां पर काम करना अलाउड है? अगर नहीं तो क्यों नहीं, अगर हाँ तो क्यों है? लेट्स से कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर उसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये ज्वाइंट वेंचर के साथ ही पॉसिबल हो सकता है या इंडिपेंडेंटली भी पॉसिबल हो सकता है? क्या इंडियन फर्म्स को अलाउ किया गया है या फिर सिर्फ सरकारी फर्म्स जो हैं उनको अलाउ किया गया है? क्या ये सारा मैकेनिज्म है? व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व? बहुत शोर मचा था दुनिया में जब हमारी अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी। जानना चाहेंगे क्यों? अभी बता रहा हूं। सो गाइस, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। मेरा नाम है अभिनव। तो हम बात कर रहे हैं इंडिया न्यूक्लियर लॉस, और मैं आपको बता रहा था कि शोर मचा था जब इंडिया ने साइन किया था सिविल न्यूक्लियर डील विद अमेरिका। कारण यह था कि हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सिग्नेटरी नहीं थे। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के हम सिग्नेटरी नहीं थे, ना ही न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में हमें इनवाइट किया गया या मेंबर बनाया गया था। नाउ इन सारे सिनारियोज में, जो कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स ही अमेरिका के द्वारा दिए गए हैं, अमेरिका का ही दिमाग है, अमेरिका ने ये सब कुछ किया था हमें रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि हमारी एंट्री ना हो पाए। कारण क्योंकि वो चाहता था हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करते। हमारी अपनी मजबूरी थी, हमने तो लेटर लिख के भी दिया था किसको? अमेरिका को, कि भाई ये जो हमने टेस्ट किया है न्यूक्लियर वेपन का, इट इज नॉट अगेंस्ट एनीवन और नॉट अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी, बट हमारा जो नेबर है, नेबर में भी हम चाइना को रेफर कर रहे थे, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो न्यूक्लियर डेटरेंस आपने तो खुद देखा कोल्ड वॉर में, आप दोनों के बीच में, बड़े देशों के बीच में, सोवियत यूनियन एंड अमेरिका के बीच में लड़ाई नहीं हुई, कोल्ड वॉर रही। उसका सबसे बड़ा कारण था न्यूक्लियर वेपन्स बोथ ऑफ यू हैड, राइट? आपने जापान के ऊपर अटैक किया क्योंकि जापान के पास नहीं था, आपने इराक के ऊपर अटैक किया क्योंकि इराक के पास नहीं था। आप नॉर्थ कोरिया को अटैक क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास है। तो न्यूक्लियर डेटरेंस क्या करता है? काम करता है। हमें अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी था। इतना बोलते हैं कि हम पहले कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। एनीवे, बाद में जाके हमने उसको भी बदल दिया, बट मतलब ऑफिशियली तो नहीं, बोलने से बदल दिया। राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट अगर आप सभी को याद हो, उसको भी छोड़िए। बात ये कर रहे थे हम कि अमेरिका हमारे अगेंस्ट था, फिर भी अमेरिका ने क्या किया? हमारे साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन की। गाइस, क्यों साइन की थी? क्योंकि उसको पता था जो राइजिंग थ्रेट है चाइना का, उसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है ओनली अगर वो इंडिया को क्या कर रहा है, अपने साथ लेके चल रहा है। तो उसने बोला ठीक है, सिविल न्यूक्लियर डील करते हैं, जिसके तहत हम सारा कुछ तेरे को हेल्प करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी की बात है, चाहे मटेरियल की बात है, प्रोवाइडेड आप पीसफुल पर्पस के लिए एनर्जी जनरेट करें। हमने कहा हाँ जी, हमारी तो एनर्जी नीड्स ही है। कब तक हम कोयला जलाते रहेंगे? कब तक हम इन सोर्सेस के ऊपर डिपेंड रहेंगे? हमें तो न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, बहुत जरूरी चाहिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी। उसके लिए हम आपको आश्वासन दिलवाते हैं कि हम सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका कहता गुड, ग्रेट टू गो। लेकिन प्रॉब्लम वहां आ गई जब हमारे जो लॉस थे, हमारे देश के जो कानून थे, वो अनकंफर्टेबल कर रहे थे अमेरिकन सप्लायर्स को कि वो यहां पर क्या करें, सप्लाई करें मटेरियल। उसका कारण था, क्या कारण था, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। गाइस, लेट अस टॉक अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर लॉज, एंड द नंबर 1 इज CLNDA 2010। व्हाट इज दिस? आई मीन, दोनों लॉज बता देता हूं आपको। CLNDA एक्ट, दैट इज सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। CLNDA सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, मतलब इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर न्यूक्लियर प्लांट में एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में क्या? उस केस में यह था कि भाई जो सप्लायर है उसको भी जिम्मेवार ठहराया जाएगा। गलती उसकी है नहीं है वो सब बात की बात है, लेकिन उसको जिम्मेवार ठहराया जाएगा एंड उससे भी पैसे लिए जाएंगे, जो कंपनसेशन है वो उसको भी देनी पड़ेगी। तो सप्लायर क्या कहते थे? कहते यार हम पागल हैं, आप, हमारी गलती भी नहीं होगी, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है आपके ऑपरेशंस के ऊपर, हमने तो सप्लाई किया, व्हाई आर यू होल्डिंग अस रिस्पांसिबल फॉर सेम? दिस वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन व्हिच वाज कमिंग इनटू द माइंड्स। तो ऐसे में
वो बहुत रिलक्टेंट थे और ये डील जो है वैसे कल्मिनेट नहीं कर पाई जैसा हम चाह रहे थे, जैसा हम बेनिफिट लेना चाह रहे थे। दिस वाज CLNDA, जिस बारे में आपके साथ बात करूं, सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। नेक्स्ट वाज एटॉमिक एनर्जी एक्ट। अब एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंदर हम प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे थे इनटू द ऑपरेशंस, न्यूक्लियर ऑपरेशंस में, न्यूक्लियर पावर जनरेशन में, एनर्जी जनरेशन में। क्यों? क्योंकि बहुत ही डेलिकेट मुद्दा है। हमने देखा है हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर तो बॉम्ब फेंके गए थे और क्या हाल हुआ था, एंड हमारे दिमाग में ये भी चीज चल रही थी कि भाई अगर एक्सीडेंट्स हो गए तो हम कहां संभालते फिरेंगे, तो बहुत कॉशियसली चलना पड़ना था, बहुत ध्यान से, तो हमने अलाउ नहीं किया, इतनी हमने हिम्मत नहीं रखी। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, इसको भी चेंज कर रहे हैं और इसको भी चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं? बिकॉज एनर्जी डिमांड्स बढ़ रही हैं। हमने टारगेट सेट किए न्यूक्लियर एनर्जी के कि कितने कितने हमें जनरेट करना है, एंड कब तक हम कोल के ऊपर निर्भर रहेंगे? जमाने गए। आज अगर क्रिटिकल मिनरल्स जो है उनकी रेलेवेंस बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि ई व्हीकल्स में, ई टेक्नोलॉजी में, पर्टिकुलरली अगर मैं व्हीकल सेक्शन की बात करूं आपके साथ, इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, उसमें बहुत ज्यादा उनकी जरूरत है। इसीलिए तो बोला जाता है कि पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आई थी वो किसके साथ आई थी? कोल के साथ आई थी। दूसरी आई थी तेल के साथ आई थी। तीसरी जो आ रही है वो क्रिटिकल मिनरल्स के साथ आ रही है। अंबानी जी ने बोला डेटा इज द न्यू ऑयल, लेकिन क्रिटिकल मिनरल जो है वो भी नया तेल है। ओके, अब इंडिया इज प्लानिंग टू चेंज 2 बिग न्यूक्लियर लॉस, वो देखते हैं। सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट एक, ये एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट, ये दोनों एक्ट्स आपको पता होने चाहिए। These changes may open the door for private and the foreign companies to help building and running nuclear power plants in India. ये तो हमने बात की, अभी तक they were barred, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था। अब इसके बाद क्या होगा? They will be allowed. Why is it important? क्योंकि देखो इंडिया को क्लीन एनर्जी चाहिए अपनी सिटीज एंड विलेजेस को एम्पावर करने के लिए। देन न्यूक्लियर एनर्जी सेफ एंड पोल्यूशन फ्री, अगर उनको अच्छे तरीके से क्या किया जाता है, हैंडल किया जाता है। बट फॉरेन कंपनीज डिडंट इन्वेस्ट इन इंडिया ड्यू टू फियर ऑफ लीगल रिस्क अंडर द करंट लॉस। वो मैंने लीगल रिस्क आपको बताया कि उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता था। इट सेज दैट ऑपरेटर कैन आस्क द सप्लायर टू पे इफ देयर इज एन एक्सीडेंट। ऑपरेटर जो कि इंडियन है वो आस्क करेगा किसको? सप्लायर को, कि भाई दे इफ देयर इज एन एक्सीडेंट, अगर क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है। तो सेक्शन 17B ऑफ द लॉ जो अभी हमने डिस्कस किया, इट अलाउड, ध्यान दीजिएगा कौन से लॉ की बात कर रहा हूं मैं, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट की बात कर रहा हूं। इट अलाउड द ऑपरेटर, ऑपरेटर को क्या कर रहा है? अलाउ कर रहा है, लाइक NPCL जो कि गवर्नमेंट एंटिटी है, टू क्लेम अनलिमिटेड कंपनसेशन फ्रॉम सप्लायर इवन इफ द एक्सीडेंट वाजंट देयर फॉल्ट। उनसे क्या ली जा सकती है? अनलिमिटेड कंपनसेशन। किससे? सप्लायर से। ऑपरेटर कौन? NPCL। ओके, एनीवे ऑपरेटर जो है वो प्राइवेट एंटिटी को बनने नहीं दिया गया था, वो प्राइवेट प्लेयर्स को तो अलाउ किया ही नहीं गया था। उसके लिए कौन सा हमारे पास एक्ट है? उसके लिए हमारे पास एक्ट है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। एनीवे, तो इसके बाद क्या होता है? फॉरेन वेंडर्स जो थे लाइक वेस्टिंग हाउस एंड फ्रेमेटोम, ये सब डर गए। इंडियन सब सप्लायर्स ऑल्सो, वो भी डर गए। वो कहते हैं यार हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में, तो इसलिए कोई बिग प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ ही नहीं, क्योंकि दे वर सेइंग कि यार ये लॉ सही नहीं है, अगर हमारी गलती भी नहीं होगी तब भी वाई आर यू होल्डिंग अस रिस्पॉन्सिबल फॉर सेम, राइट? देन एक्ट फॉरबिड प्राइवेट। अच्छा, अब देखते हैं एटॉमिक एनर्जी एक्ट में क्या प्रॉब्लम थी। उस एक्ट में तो पता लग गया ना, CLNDA एक्ट में क्या प्रॉब्लम थी, वो हमारी बात हो गई है। अब हमारी बात हो रही है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में क्या प्रॉब्लम थी। ये रोकता था प्राइवेट और फॉरेन एंटिटीज को कि आप बिल्ड नहीं करेंगे, ऑपरेट नहीं करेंगे, ना बनाएंगे ना ऑपरेट करेंगे किस चीज को? न्यूक्लियर प्लांट्स। कौन करेगा? सिर्फ स्टेट कंपनीज उसको ऑपरेट और बिल्ड कर सकते हैं, प्राइवेट या फॉरेन प्लेयर को अलाउ नहीं किया गया था। इवन 2015 की जो अमेंडमेंट थी उसने अलाउ किया था पब्लिक सेक्टर जॉइंट वेंचर, नॉट प्राइवेट पार्टिसिपेशन, पब्लिक सेक्टर का जॉइंट वेंचर। पहले सिर्फ एक कंपनी की मोनोपोली थी, फिर बोला कि पब्लिक सेक्टर का जॉइंट वेंचर हो सकता है, प्राइवेट लोगों को फिर भी अलाउ नहीं किया गया था। अब बोला जा रहा है कि प्राइवेट, इसको अमेंड करके प्राइवेट लोगों को, मतलब प्राइवेट कंपनीज को अलाउ करेंगे कि आप आके क्या कर सकते हैं? बिल्ड एंड ऑपरेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन सोचने वाली बात यहां पर ये है कि व्हाट विल बी द आउटकम, क्या ये डिसीजन सही होगा या गलत होगा? वी नीड टू सी दैट। एंड हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी एनर्जी नीड्स जो है वो क्या करती जा रही हैं? बढ़ती जा रही है। तो अब अमेंडमेंट में चेंजेस हमें क्या नजर आ रहे हैं? CLNDA एक्ट की बात करते हैं। यहां पर लायबिलिटी जो है सप्लायर की, उसको कैप कर दिया गया, जितना वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब उससे ज्यादा पैसे हम नहीं देंगे इन केस ऑफ एक्सीडेंट।
अब बोला ये भी जा रहा था लॉ के तहत कि भाई आपने जो सप्लाई किया मटेरियल वो सब स्टैंडर्ड हो सकता है, उसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है, तो यू शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। वो कह रहे थे कि ठीक है आपकी बात किसी हद तक, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरी जिम्मेवारी हमारी होगी। आप जितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उस वैल्यू तक हमारी लायबिलिटी को कैप कर दीजिए। अगर 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है तो 100 तक कैप कर दीजिए, ऐसा ना बोलिए कि 1000 देना पड़ेगा, 2000 देना पड़ेगा। और इसके बाद क्या हुआ, रिलैक्सेस सेक्शन 17B लिमिटिंग लायबिलिटी ओनली इन केस ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस और इंटेंशनल हार्म, कि अगर तो बहुत ही ग्रॉस नेग्लिजेंस है, उनके एसओपीज होंगे जिससे डिटरमाइन करेंगे कि क्या ये ग्रॉस नेग्लिजेंस थी या फिर इंटेंशनल हार्म करने का हमारा इरादा हो, उसके केस में क्या किया, उसको अब लिमिट किया गया कि तब हम करेंगे। अब फियर ऑफ सप्लायर क्या हो गया, कम हो गया। नाउ दे आर रेडी कि अगर आपने हमसे सप्लाई करवाना है, सप्लाई लेनी है तो ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर generation, nuclear power generation. So amendment will cap suppliers liability at the value of their contract and add a time limit making it similar to international norms. I hope यहां तक आपको guys clear है। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। चलिए अब इस चेंज ने क्या किया, इंडिया के लॉ को सिमिलर बना दिया ग्लोबल रूल्स के साथ। क्या कर दिया, ग्लोबल रूल्स के साथ इसको सिमिलर बना दिया अंडर CSC कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन फॉर न्यूक्लियर डैमेज। अब इसके साथ क्या आ गए हम, इसके साथ हम सिंक में आ गए, इसके साथ हम लिंक में आ गए। नाउ इट हेल्प्ड इंडिया रिवाइव इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइंड इन 2008। तो 2008 में जो साइन की थी हमने डील, अब क्या किया जाएगा, उसको दोबारा से रिवाइव किया जाएगा। प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट करने की इजाजत दे दी है, तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, छोटे छोटे न्यूक्लियर प्लांट्स, सभी में एनर्जी बन पाएगी। एंड क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, कोल यूजेज को कम किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बढ़ेगी। एंड क्लाइमेटिक गोल्स को भी हम अचीव कर पाएंगे, 2070 के गोल्स को भी, 2030 के गोल्स को भी, नेट जीरो को भी अचीव कर पाएंगे। एंड विल बी गेटिंग मोर पावर, बेटर एनवायरमेंट एंड अ गुड लाइफ। सो गाइज ये था आपका लॉज एंड उसका रिलेशन। आई होप इट इज क्लियर। इसको लिंक में करके पढ़िएगा जितनी सारी मैंने न्यूक्लियर के ऊपर वीडियोस की हैं। थैंक यू वेरी मच।